पीटीआई के खिलाफ अपना कैंपेन मैंने की थी। सुप्रीम कोर्ट अपने जलसा मैं लेके गया था, 50,000 बंदे, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत चलती रही। और मुझे इन्होंने वादे जो किए थे इलेक्शंस में वो इन्होंने पूरे नहीं किए, न इलेक्शन से बाद न इलेक्शन के दौरान। बलूचिस्तान में हालात काफ़ी कशीदा हैं और तशवीशनाक हैं। 15 मिलियन लीटर तेल रोजाना ईरान से एक वक्त में स्मगल होता रहा। उसकी मिकदार 15 मिलियन लीटर रोज पहुंची और अब कहते हैं कि इतने कंट्रोल के बाद भी वो 6 मिलियन लीटर पे है। मुझे इमरान खान दुनिया का सबसे गरीब आदमी नजर आता है। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जो है वो अभी तक अपने कब्जे में रखा हुआ, कोई उसकी यूटिलिटी है तो उसको कब्जे में रखा हुआ। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तबाही में ये जो नाम नेहाद एक्सपोर्टर है ना, जिसमें ये टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है, जिसको हर वक्त जो अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सका 70 साल में दुनिया को कम्पीट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वैशुल बान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं। आज बड़े दिनों के बाद हमारे हाथ चढ़े हैं, क्योंकि मुजम्मिल साहब को टाइम ही नहीं होता, ही वज़ीर आज़म से नीचे बात ही नहीं करते किसी से। मुझे तो पुराने वक्तों की वजह से लिफ्ट करा लेते हैं। मुजम्मिल साहब बड़े मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। आप युगांडा के वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं या किसी और ब्राज़ील के वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो बहुत मसरूफ़ है आजकल, उसके बाद किसी के लिए टाइम नहीं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बड़ी डेस्परेट कर रहा है मौलाना फजल रहमान को मनाने की, और मेरी चुड़ैल ये कहती है कि मौलाना टस से मस नहीं हुए अभी तक। बशर रहमान साहब, सियासत जो है ना वो लॉजिक का खेल है। मौलाना फजल रहमान टस से मस हो गए या नहीं, मैं इसको इंफॉर्मेशन नहीं एनालाइज कर लेते हैं। मैं मौलाना फजल रहमान का पॉलिटिकल राइवल कौन है केपी में? पीटीआई। क्या मौलाना फजल रहमान आज भी केपी असेंबली में ऑपोजिशन में बैठे हैं या पीटीआई के साथ गवर्नमेंट बेंचेस पर बैठ गए हैं? ऑपोजिशन में है। मतलब अगर वो की पीटीआई से कोई अंडरस्टैंडिंग होगी तो पहले तो केपी में होगी ना। क्या आप ये मुझे समझा रहे हैं कि वो कौमी असेंबली और सेनेट में तो पीटीआई के साथ ताउन करेंगे और केपी में एक दूसरे के पतलून उतारेंगे और मुखालफत करेंगे? देखिए, अगर उनका कोई इत्तेहाद बनेगा पीटीआई और जेयूआई का, तो वो केपी से जन्म लेगा, कौमी असेंबली से जन्म नहीं लेगा। इत्तेहाद का पहला असूल है इक़्तिदार के ईवानों में इसकी जरूरत ज़्यादा होती है। या तो पीटीआई उनको केपी गवर्नमेंट में एक ड्यू शेयर दे देती और हमें उनके 4-5 वजीर नज़र आने लग जाएं और वो केपी में एक हो जाए और हम कहीं ऊपर भी एक है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो केपी असेंबली में ऑपोजिशन में बैठे रहेंगे और मरकज में पीटीआई की सियासत को कि जनाजे को कंधा भी देंगे? मुझे नहीं ये बात समझ आती। यहाँ तो गंडापुर और उनकी सुलह हो जाती और जो डेरा इस्माइल खान का ज़िमनी इंतखाब था वहाँ वो मिलकर लड़ लेते। सुलह उनकी हो नहीं सकती। उनका पॉलिटिकल राइवल आपने चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, दूसरा राइवल उनका गवर्नर है। मतलब आप मेरी बात समझे, वो कैसे उनके साथ चल सकते हैं? उन्होंने सियासत करनी है या अपना सियासत का जनाजा निकालना है? मुझे समझा दें। अब बात यह है कि सिंध में भी वो पीपल्स पार्टी से इलाक तो नहीं किया उन्होंने, और सिंध में दूसरी बड़ी जमात है वो ऑपोजिशन कर रही हैं। और सिंध में उन्होंने जब बाई इलेक्शन हो रहा था लास्ट, याद करें, लड़काना में, तो और हालांकि उस ये बनी हुई थी, इनका अलायंस बना हुआ था, लेकिन मौलाना ने अलायंस के नाम पे लड़ने से इनकार कर दिया और अपना कैंडिडेट फील्ड किया वहाँ पे। तो सियासत तो फिर इनके साथ भी कर रहे हैं, सिर्फ पीटीआई के साथ तो नहीं कर रहे। देखिए, मौलाना के बड़े पॉलिटिकल स्टेक्स हैं केपी और बलूचिस्तान। सिंध उनका बड़ा पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। पंजाब उनका बड़ा सर वो नहीं, एमक्यूएम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। आप गलत बात कर रहे हैं। एमक्यूएम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है अर्बन सिटी में। यस, आप पर सिंध में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी एमक्यूएम में मौलाना कैसे है? फिर पीटीआई है, फिर वो है। तो सवाल ये है कि ठीक है, मतलब अंदर फंक्शनल लीग भी मौजूद है। मौलाना तो इतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं है। सुमरो वगैरह की लाड़काना की सीटों में अच्छी पोजीशन है, मैं वो आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन वो भी भुट्टो को हराने की पोजीशन में नहीं है वहाँ। लेकिन बड़ा पॉलिटिकल स्टेक आप मानेंगे कि बड़ा केक उनका केपी और बलूचिस्तान है, उनका बड़ा केक सिंध नहीं है।
तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो भी फैसला करना है अपनी मुस्तकबिल की सियासत का, वो अपने पॉलिटिकल केक को सामने रख के करना है ना अपने। जरदारी साहब ने उनको एक बंदूक गिफ्ट की है, लेकिन मौलाना साहब ने अभी तक उसका लाइसेंस नहीं बनवाया। यानी उन्होंने अभी ये सोचा नहीं है कि उन्होंने उस बंदूक का इस्तेमाल करना है कि नहीं। देखिए, जब आप किसी को बंदूक दे देते हैं ना, तो फिर बंदूक उसके सामने टेबल पे तो पड़ी होती है ना। हमारे उस्ताद कहते हैं बात सोच में आ जाए तो अमल में आ जाती है। बंदूक का इतना मुझे पता है कि वो नवाज शरीफ से और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से बहुत शदीद नाराज, क्यों शदीद होता है। क्यों मुबशर क्यों नाराज है, मुझे समझाए ना। नाराज हैं कि वो समझते हैं कि पीडीएम मैंने चलाई थी, यानी पीडीआई के खिलाफ अपना कैंपेन मैंने की थी। सुप्रीम कोर्ट अपने जलसा में मैं लेके गया था 50,000 बंदे, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत चलती रही। और मुझे इन्होंने वादे जो किए थे इलेक्शंस में, वो इन्होंने पूरे नहीं किए, ना इलेक्शन से बाद, ना इलेक्शन के दौरान, ना इलेक्शन से पहले। तो भाई यानी उनकी एक लिस्ट है, तवील लिस्ट है जो उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। देखिए मुबशर लुकमान, ये जो सियासत है ना, ये सदके खैरात का खेल नहीं। इट्स नॉट अ गेम ऑफ चैरिटी। यू गेट व्हाट यू डिजर्व। बात ये कि अगर मौलाना फजलुर रहमान केपी जीत के आ जाते तो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती। तो मैं ये तो मान सकता हूँ कि वो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है कि जी केपी के नताइज के ऊपर उनका ख्याल है कि केपी में दागली हुई है, उनको हरवाया गया है। लेकिन वो हराया नवाज शरीफ ने तो नहीं है। वो नवाज शरीफ तो खुद एबटाबाद से हार गया है। बोले नवाज शरीफ से क्यों नाराज, शहबाज शरीफ से क्यों? जॉइंट फील्ड ही ना किए। सर नहीं एडजस्टमेंट हो सकी, मौलाना एडजस्टमेंट के मूड में ही नहीं थे। लेकिन केपी की निगरान हुकूमत मौलाना की जेब में थी। समधी उनका गवर्नर था। प्लेट में रख के केपी उनको दिया गया। इतना प्लेट में रख के तो पंजाब नून लीग को नहीं मिला, सिंध पीपल पार्टी को नहीं मिला, जितना मौलाना को केपी मिला। जो समझी आपका गवर्नर लगाया, आपकी मर्जी का निगरान वजीर आला लगाया, कैबिनेट आपकी मर्जी की थी। 6 महीने पोलिटिकल कैबिनेट चलती रही, फिर वो हटी और दूसरी आई। तो ही वॉज फैसिलिटेटेड वेरी वेल। उसके बाद वो जीत सके हार सके क्या हुआ, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको, अगर वो पीडीएम में थे तो उसके नतीजे में उनको जो बेनिफिट्स मिले, उनकी भी एक तवील लिस्ट है। चलें, तवील लिस्ट तो उन शिकायत की भी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खुरम भट्ट ने भेजी। आपके ख्याल में क्या इमरान खान को इजाज़त मिलेगी ए इलेक्शन लड़ने की, एंड बी अगर लड़ गए तो क्या वो जीत जाएंगे? मेरे ख्याल में इजाजत नहीं मिलेगी। अरे वो क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने जो देखा है, इस बार उनका एक नॉन पॉलिटिकल चांसलर लाने का मूड है। उनके अन्य रूल्स में ये रखा है कि ऐसा कोई जो एस्पायर कर रहा हो कि मैं आगे पार्लियामेंटेरियन बन सकता हूँ, बनूंगा, तो वो भी नहीं। मेरे ख्याल में नॉन पॉलिटिकल चांसलर की तरफ ऑक्सफोर्ड जा रहा है। फिर जो चांसलर वह बनता है ना, वो 10-20 साल के लिए बनता है, मतलब लॉन्ग सर्विंग चांसलर्स है वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कि वो दे सी इमरान खान एज ए लॉन्ग सर्विंग चांसलर। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि, मेरे ख्याल में स्क्रूटनी में उनका नाम ड्रॉप हो जाएगा। वैसे भी वहाँ पे वो जो एक खातून कैंडिडेट है ना, वो बड़ी स्ट्रांग जा रही है, प्रिंसिपल है हाँ, कई साल रह चुकी हैं और फिर उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। तो इसलिए मैं नहीं समझता, आई डोंट थिंक सो। उन्होंने एक लॉबिंग फर्म हायर की हुई है, जुल्फी बुखारी साहब ने। वो लॉबिंग फर्म उनके लिए वहाँ काम कर रही है, ठीक है, पैसे लगा रहे हैं, गोल्डस्मिथ खानदान के भी पैसे लग रहे हैं और वो लॉबिंग फर्म को पे भी किया जा रहा है। अब लॉबिंग फर्में कितना कमाल कर लेती हैं ये एक अलग बात है, लेकिन क्या आप लॉबिंग फर्म के ज़रिए चांसलर का इलेक्शन लड़ के जीत जाएंगे, ये अब देखने की बात है। लेकिन मुझे चांस कम लगता है, मैं मेरे एनालिसिस में मुझे कम चांस लगता है। अच्छा जी, आ जाए, अब बलूचिस्तान में हालात काफ़ी कशीदा हैं और तशवीशनाक हैं। आपके ख्याल में गवर्नमेंट की अब क्या स्ट्रेटजी होगी? हाल में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सा एक्शन, वहाँ पे क्लीन अप एक्शन की ज़रूरत है। और ये जो था ना कि हम नाराज़ बलूचों को मनाएंगे, जो सरेंडर करेगा उसे पैसे भी देंगे, लोगों को कौमी धारे में वापस लेके आना है, न पहाड़ों से लोगों को शहरों में वापस आबाद करना है, ये सब स्ट्रेटजीज फेल हो गई। और मेरे ख्याल में नाउ वन
एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वी विल एलिमिनेट एवरी टेररिस्ट। जिसने बंदूक उठाई हुई है उससे ना बात हो सकती है, ना उसका सरेंडर काबिल कबूल होना चाहिए। मेरे ख्याल में वी शुड। एक स्ट्रेटजी आपको मैं भी बता दूं, आपको काफी फर्क पड़ेगा उससे। बताएं। पाकिस्तान बल्कि वो फौरी तौर पे साफ बल्दियाती इलेक्शन करवा दे। लोग जब स्टेक मौजूद है। नहीं हो इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि जब लोगों को स्टेक मिलता है ना पॉलिटिकल सिस्टम में, तो फिर वो उनकी, आप समझो, अपोजिशन खत्म हो जाएगा, उसमें बिजी हो जाए। देखिए आपकी बात में वजन होगा, लेकिन अब आप देखिए ना, आप दाल बदीन में इलेक्शन कराएं, 500 बंदा लेने वाला वोट लेने वाला एमपी बन जाता है, क्योंकि वो गढ़ है उसका BLA का। तो फिर ख्याल में इस वक्त वहाँ इलेक्शन से ज्यादा हमें एलिमिनेशन ऑफ दी वो टेररिस्ट जो ज्यादा उनकी मिथ और उनका टेरर तोड़ने के लिए एलिमिनेशन ऑफ द टेररिस्ट बहुत जरूरी है। बाकी ये बात आप समझें कि जो बलूचिस्तान है उसको 2 सरहदें हैं, एक अफगानिस्तान की और एक ईरान की। और ईरान, लोग अफगानिस्तान से स्मगलिंग की बात करते हैं, ईरान से ज़्यादा स्मगलिंग है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा तो ऑयल माफिया है, और फिगर्स के मुताबिक को 15 मिलियन लीटर तेल रोज़ाना ईरान से एक वक्त में स्मगल होता रहा। उसकी मिकदार 15 मिलियन लीटर रोज़ पहुंची, और अब कहते हैं कि इतने कंट्रोल के बाद भी वो 6 मिलियन लीटर पे है। तो जो ईरान की दूसरी तरफ डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी ना। तो अब ये जो स्मगलर है, जो स्मगलिंग माफिया है, वो इन टेररिस्टों को फंड कर रहा है ताकि किसी ना किसी तरह स्मगलिंग खोली जा सके। जो हमें तेजी नजर आती है उसका एक काउंट ये भी है कि हमने क्लियर वो स्मगलिंग को बहुत रोका है, इस मामले में बहुत सख्ती की है, जिसकी वजह से स्मगलर्स फंड कर रही हैं इस वक्त इसको, क्योंकि उनको भी अपने रास्ते चाहिए। डीप स्टेट की बात करें ईरान में, तो मुझे काफ़ी, अब वेस्टर्न एनालिस्ट का मैं जो तजज़िया पढ़ता हूँ, तो उनका कहना है कि इस्माइल की जो इंसिडेंट था वहाँ पे, वो ईरान के अपने अंदर के लोगों की उसमें शमूलियत थी। उस इंसिडेंट में उनके प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। आपको लगता है ऐसा कि ईरान के इतने सीरियस इश्यूज हैं अंदर के? जी, ईरान के अंदर बहुत सीरियस इश्यूज है। वहाँ जो पाकिस्तान, देखिए वहाँ 2 पैरेलल सिस्टम चलते हैं। हमारे यहाँ तो एक फौज है ना, एक कमान है, वहाँ तो एक फौज नहीं है, वहाँ 2 फौजें हैं। एक उनकी रेगुलर आर्मी है, एक पाकिस्तान इनकलाब है। उनका डीप स्टेट तो पाकिस्तान इनकलाब है, और पाकिस्तान इनकलाब जो है वो उसके हवाले से तो पूरी दुनिया में बातें मशहूर हैं। और जो ईरान के वसी और बुनियाद अज़ाइम हैं दुनिया में, वो तो सारे पाकिस्तान इनकलाब देखते हैं, और उसमें ईरान पाकिस्तान स्मगलिंग भी पाकिस्तान इनकलाब देखते हैं। आपको जो लग रहा है आगे आपको मिस्र के वस्ता में ईरान ने अभी तक तो किया कुछ नहीं, इतनी धमकियां देने के बावजूद? क्या कर सकते हैं? देखिए ईरान ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने एटोस तो रखा है ना इसराइल को। दुनिया के बहरी बेड़े वहाँ मौजूद हैं, उनके लिए टॉम मौजूद है। एक ख़तरा तो उन्होंने, देखे ना, इसराइल को डरा के तो रखा है ना कि हम करेंगे। और ये इसराइल के लिए कैट एंड माउस का खेल है ईरान। जब भी वेस्ट ने कुछ ना कुछ इसराइल से मनवाना हो तो ईरान से डरा लेती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ईरान ने पहले भी जो किया था वो वेस्ट की मर्जी से किया था। आप भी कुछ करेंगे तो वेस्ट की मर्जी से करें। तो क्या सऊदी अरेबिया और यूएई जो इन्होंने पैसे हमें प्रॉमिस किए तो वेस्ट की वजह से इन्होंने रोके हुए हैं कि अपनी मर्जी से रोके हुए? खाली IMF के पैकेज के बाद वो पैसे होंगे। वो ये पुरानी अब अरब्स की बात है कि आफ्टर IMF इवन चाइनीज भी ये बात करते हैं आफ्टर IMF। इस जो IMF के कॉन्ट्रैक्ट पे भी IMF ने यही कहा कि वो $1 बिलियन आएगा तो बाकी आएंगे, तो वो आ गया, तो उम्मीद भी नहीं आई। इस बार भी IMF सितंबर में हो जाएगा, तो उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, डॉलर स्टेबल है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन नीचे है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। और ये जो आप हमारे कुछ दोस्त इकोनॉमी की बहुत लीक पिक्चर पेश करते हैं ना, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये ज़रूर है कि बिजली की कीमतों ने लोगों की जान निकाल दी है, और हर घर जो है वो बिजली की कीमत की वजह से परेशान है।
और गवर्नमेंट को बिजली के इन बिलों की इस कीमतों का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन बिजली की कीमतों के साथ मिडिल क्लास का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, जिसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूँ, आपको नहीं शामिल करता। तो लेकिन आपके घर पे सोलर लगा हुआ है, मैं लगा रहा हूँ। मुझे लगा ये आप वैसे भी अमीर आदमी है ना, देखिए जहाज शाद रखते हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ ना, मैंने तो कभी जहाज शाद होम्स रखते हैं, बाहर अपार्टमेंट्स रखते हैं, मैं उन सलाफियों में से नहीं हूँ, मैं तो रखता हूँ इसी मुल्क में रखता मेरा भी दिल मेरी बात कुछ नहीं, आप क्या हूँ। काफी आपके साथी ऐसे जो रहते भी बाहर हैं और उनके असासे भी बाहर हैं। नहीं, मेरा तो एक रुपया नहीं बाहर है, बेटा जरूर बाहर है, लेकिन भी उसके पास भी घर नहीं है होना, ठीक है ना। तो लेकिन ये बताएं कि इमरान खान के बेटे जो है अभी तक आपको क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? वो कब मिलते थे बाप को? यानी मुझे समझ नहीं आ रही है कि पूरी दुनिया उसको मिलना चाह रही है, उसकी अपनी औलाद ही उसको मिलना चाहती है। पूरी दुनिया मिलना चाह रही है उसको, जरा मुझे लिस्ट दें कौन मिलना चाह रहा है उसको। चले उसके वर्कर्स वगैरह तो हैं ना यार, पार्टी वाले। मैं क्या, शायद मेरा मतलब है कि दुनिया के 5-7 सरबराह ने मुमलिकत ने रिक्वेस्ट भेजी है कि ਅਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं यार, दरअसल मैं गेज करता हूँ आदमी, मैं अपना मतलब किसी भी इंसान की गेज करता हूँ उसकी औलाद के रवैये से, कि आपकी औलाद का रवैया आपके साथ कैसे है। एक अमीर आदमी है मेरी नजर में, और जब औलाद को मैं देखता हूँ मुझे इमरान खान दुनिया का सबसे गरीब आदमी नजर आता है। चलिए मैं इसको एक और तरह भी रेट करता हूँ, मैं आपके आपके बहन भाइयों के साथ, अजीज़ो अकारब के साथ ताल्लुकात से भी देखता हूँ, तो उसकी बहनें को उसकी वजारत उज़्मा के हलफ में मौजूद थी, उसके बच्चे उसके देखिए ना, एक बच्चों के लिए प्राइड की क्या बात थी कि बाप वज़ीर आज़म बन रहा है, ठीक है ना, तो वो हलफ बर्दारी पे मौजूद थे। नहीं, वो आना चाह रहे थे, उस वक्त वो पीरनी ने नहीं आने दी। तो आप भी पीरनी अटियाला में बैठी है, वो कैसे आने देगी उनको अटियाला पे? चलो पीरनी कड़ी मर गई, अटियाला बैठी है नारा। लेकिन हाँ, पीरनी अब तो पीरनी के इतने ही असर में है कि उसके असर में अपने बेटों को नहीं मिलने को तैयार, या बेटों को हलफ बर्दारी में नहीं बुला रहा, बहनों को नहीं बुला रहा, तो फिर आप ये बात क्यों डिस्कस करते हैं? आज भी वो कह रही होगी कोई जरूरत नहीं। अब मुझे बताएं कि वैसे मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, अगर बाप जब अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। अब मुझे ये बताइएगा कि अडियाला में जो इतने लोग आपने अरेस्ट किए, बरतरफ किए, उनके नेटवर्क से कोई ऐसी बात जो अभी तक आवाम को नहीं पता चली हमें? देखिए, एक तो कम्युनिकेशन थी इमरान खान की विद जुल्फी, फैज़, जो जबरान, जो वो बाहर सारा सेटअप है। इमरान वो हदायत ना बैरिस्टर गौहर को दे रहा था, ना किसी को दे रहा था, वो डायरेक्ट जेल से खुद दे रहा। तो इसलिए एक तो वो कम्युनिकेशन नेटवर्क टूटा है, जो वो जुल्फी से राब्ते में रहते थे ये, और जो बाहर के आर्टिकल, गोल्डस्मिथ ख़ानदान से मदद, और बाकी जो जो जबरान वाला सेल है सारा, जिससे वीडियोज़ और ये सब कुछ, वो उनका कम्युनिकेशन चैनल बहुत एक्टिव था, और वो बिल्कुल दुनिया से कनेक्टेड थे। वो उनका अब वो उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र भी आ रही है। वो कह रहे हैं, मतलब आपको कह रहे हैं मेरे बेटों से बात नहीं हुई। पहले उन्होंने कभी कहा मेरी बेटों से बात नहीं हुई। असल में तो गोल्डस्मिथ खानदान से कनेक्शन उनका ख़त्म हुआ। दूसरा मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल में अगले 8-10 दिन में अनफोल्ड हो जाएंगी कि इस सारी कम्युनिकेशन में क्या प्लानिंग थी, आगे क्या चलना था, ये अगले 8-10 दिन में सब कुछ अनफोल्ड हो जाएगा। मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। एवं ही नहीं, आपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो अभी तक अपने कब्जे में रखा हुआ, कोई उसकी यूटिलिटी है तो उसको कब्जे में रखा हुआ। फैज हमीद का क्या मुस्तकबिल है? फैज हमीद का तो फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू है, और उसकी पहली स्टेज में आप एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक आजकल एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, और उस एविडेंस के नतीजे में जो और लोगों की शमूलियत साबित होगी उनकी गिरफ्तारी फिर होगी। और उसका सेकंड स्टेज होता है जब अदालत लगती है। पहले स्टेज में तो एविडेंस रिकॉर्ड होकर होता है, तो फिर चार्ज फिल्म होता है। आजकल एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, जो मेरी इतलात। अजय जी, तो आप मुझे ये बताएं कि आम आदमी के लिए कोई अच्छी खबर है आपके पास?
देखिए, इकोनॉमी के हवाले से तो मेरे ख्याल में बिजली सस्ती होनी चाहिए। 2 चीज़ें मुझे लगती हैं कि आप 12 से 14 रुपए का बिजली का रिलीफ ऑन द कार्ड्स है और वो आगे जाके अब प्राइम मिनिस्टर उसका ऐलान करते हैं। दूसरा, सर्दियों में पूरा ये जो इंडस्ट्री है उसको सब्सिडाइज़ बिजली देने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपने कैपेसिटी पेमेंट तो करनी है और पावर डिमांड एंड सप्लाई का गैप होगा, तो ये इंडस्ट्री को बहुत सस्ती बिजली देने का प्लान कर रहे हैं कुछ 7-8 माह। भाई में बोलने का नहीं, वो आप कैपेसिटी पेमेंट तो आपने करनी है ना, अगर आप ना भी लें वो बिजली तो आपने पैसे तो देने ही है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। सब्सिडी देने पे IMF को तकलीफ है ना। हाँ, लेकिन अब ये प्लान कर रहे हैं उसको कि वो कैपेसिटी पेमेंट के अंदर उसको अब्जॉर्व करके। ये 2 चीज़ें मेरी इतलात है कि एक तो बिजली पे को 12-14 रुपए का रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट देना चाहती है, और दूसरा इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देना चाहते हैं ताकि थोड़ा इंडस्ट्रियल रिवाइवल सर्दियों में ऑर्डर शॉर्टर ये ले सकें एक्सपोर्ट के। मुझे क्यों लगता है मुजम्मिल साहब, फेडरल गवर्नमेंट की वो कैपेसिटी नहीं है। देखिए आप मसलन डॉलर अभी एज इट इज मुझे पता चला है कि 40 रुपए कम फौरी तौर पे, लेकिन कुछ एक्सपोर्टर्स की वजह से हुकूमत उसको कम नहीं होने दे रही, क्योंकि वो मिन्नतें कर रही कि जी इसको भी कम ना करें। अगर स्टेट बैंक $5 बिलियन मार्केट से ना खरीदता तो 40 रुपए नीचे आ जाता। स्टेट बैंक ने तो बाइंग करके डॉलर को खड़ा रखा है, वरना वाकई 40 रुपए नीचे आ जाता। $5 बिलियन स्टेट बैंक ने मार्केट से खरीदा है, ये तो ऑफिशियल फिगर। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, हमारा एक्सपोर्टर होने लग जाता है। तो इसका ये मतलब है ये पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तबाही में ये जो नाम नेहाद एक्सपोर्टर है ना, जिसमें ये टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है, जिसको हर वक्त जो अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सका 70 साल में दुनिया को कम्पीट करने के लिए, इसको हर वक्त हुकूमत से सस्ती बिजली भी चाहिए, रिबेट भी चाहिए, डॉलर भी मर्जी के रेट पे चाहिए। मैंने नॉर्मल तेल होगा तो ये राधा ना चाहिए। दुनिया में ऐसे होता है। तो यार वो हमारे दोस्त गौर एजाज का क्या हो रहा है? वो बेचारे इतनी बोल बोल के थक गए, अब उनकी बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, बात उनको एक रायनामा बनाने का टास्क दिया गया था, वो उन्होंने बना दी है, बस ठीक है, इतना ही टास्क था। वो मेरा वाले इनकलाब लाने का टास्क तो उनके पास नहीं था। लेकिन उनको वादे भी तो किए गए थे ना कि इस सूरत में आपको ये मिलेगा, तो वो अभी तक नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कोई वादे किए गए थे, क्योंकि उनकी बातों को फेडरल गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं किया। यही समझा गया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, रायनामा हमवार की जाए और फिर IPPs का गला दबाया जाए। और गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि सॉवरन गारंटीज़ को हमें रिवोक नहीं करना चाहिए, कल को कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, तो PIA की प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन आपने 1.5 महीना पहले मुझे कहा था कि अगले हफ्ते हो जाएगी। उन्होंने 3 हिस्सों में तो सिविल एविएशन को उसके आगे उसके बाद कर दिया था आपके सामने ही। वो प्राइवेटाइजेशन के लिए ही 3 हिस्सों में किया गया था। मेरे ख्याल में सब कुछ IMF की वजह से रुका हुआ है। आफ्टर IMF सब कुछ, अब तो 3 डिस्कोज भी ये बेचने के लिए तैयार हो गई हैं, गैपको, ISCO और फेस्को। मेरी बात हुई थी अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी बड़े सीनियर बंदे से। उसने कहा ये जो डिस्कोस है ना, ये हमें तो अभी तक तो एसेट लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर रही, हम क्या करें? नहीं, नए बोर्ड्स आ गए हैं, वो नए बोर्ड्स आ गए हैं, तो वो अब एसेट लिस्ट आ जाएंगी। नए बोर्ड गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी के ले लिए हैं, पुराने बोर्ड ख़त्म किए हैं। 3 डिस्कोस के बारे में फैसला है कि ISCO, गैपको और फेस्को। लेस्को अभी नहीं है उनके ख्याल में। लेस्को की फिनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, इसको 1 साल में रीवैम्प किया जाए। इसका नया बोर्ड लाए हैं वो, और जिसमें के इलेक्ट्रिक से आमिर ज़िया वगैरह को लाए हैं, और वो कह रहे हैं कि इसको रीवैम्प करके नेक्स्ट फेज में बेचें। इस वक्त इसके पैसे ठीक नहीं मिल रहे, लेकिन बहरहाल 3 को फिलहाल प्राइवेटाइज कर देंगे मेरे ख्याल में। नाउ द नेक्स्ट फेज इज प्राइवेटाइजेशन। आपने PIA की भी बिड्स आ गई हैं, एयरपोर्ट्स की भी बिड्स आ गई हैं, और आप डिस्कोस की भी बिड्स ला रहे हैं, तो ये फास्ट ट्रैक पे होगा, आप देखिएगा। ठीक है जी। अब वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन ये मुझे बताएं कि नताशा बीबी ने 5 बंदों को गाड़ी तले रौंद दिया कराची में, कारसाज में, आपको पता ही है। ज़ाहिर जाफर ने मुकद्दम कत्ल कर दिया। अय्याज अमीर के बेटे ने अपनी बीवी को मार दिया। और शाहरुख बिकोई का भी कोई इसी तरह का केस था। कितने पैसे वाले जो होते हैं, ये कत्ल करने के बाद ज़हनी मरीज क्यों डिक्लेयर हो जाते हैं?
ये नताशा तो जैनी मरीज नहीं डिक्लेयर हुई। नहीं, उन्होंने कहा तो है ना, कोशिश तो की ना बड़ी। कोशिश तो ठीक है, हर कोई कत्ल करने वाला करता है, लेकिन मैं समझता हूँ सिस्टम है प्रिवेट, उसका ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको समझता हूँ प्रॉब्लम है कसास और दैयत के कानून में। ये जो अमीर आदमी है ना, ये गरीब की जान की कीमत लगाता है। अब भी जो रास्ता है वो कसास और दैयत का ही है नताशा के पास, शाहरुख जतोई के पास भी। आपको मैं एक बात बताऊं, सवाल यही है कि गरीब की जान की कीमत लगा ली जाए, जो नहीं हो। स्टेट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। आप भी नताशा के पास रास्ता तो वही है, लिहाजा मैं समझता हूँ इस हवाले से जब हम ज़्यादा बात करें तो फिर मेरा भी हाल काजी फायदा वाला हो जाए। में भी एक बात याद रखिएगा मुजम्मिल साहब, जो सजा है ना वो 100 ऊँटों की कीमत है। तो अगर ऊँट आज 7 लाख रुपए का है तो वो भी 7 करोड़ बनती है। हमें ये 30-30 लाख देके 40 लाख देके दियत के नाम पे हम वो भी फ्रॉड कर। आपको पता ऑफिशियल रेट तो शायद 65 के 70 लाख रुपए है, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। तो इस मुल्क में ऐसी कानून साजी नहीं होगी कि लोगों को मारने वालों के साथ कुछ हो। हाँ, आपको याद है कि इस्लामाबाद में एक लड़का लड़की के साथ ज्यादती की थी, वो कमरे में घुस के एक डीलर ने, उसने भी लड़का लड़की से सेटलमेंट की थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद प्रोसिक्यूट किया था वो केस और उसको सजा दिलाई थी। हालांकि लड़का लड़की ने उनके हक में बयान भी दे दिया था। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं स्टेट को खुद प्रोसिक्यूट करना चाहिए, चाहे कंप्लेनेंट को ड्रॉ भी करे, स्टेट को प्रोसिक्यूट करके सजा दिलवानी। ले जी अपना मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आपसे फिर इंशाल्लाह कल या परसों दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।